जय जगन्नाथ। प्रश्न क्रमांक 1 श्री कुंवर सिंह निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगभग 25 लाख मछुआरा परिवार निवासरत हैं और आज उनके हित के संबंध में ये बड़ा प्रश्न माननीय मंत्री जी से मेरा और माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था और मंत्री जी का जवाब आया है। प्रश्न ख के जवाब में मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति अब्लिक समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य अधिक हो सकते हैं का कोई उल्लेख नहीं है। राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम और नियम के तहत पंजीयन मछुआ समिति या समूह पट्टा आवंटन हेतु पात्र होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि आपने जो जवाब दिया है, क्या किसी सहकारी समिति के सदस्यों का निर्धारण सदस्यता पंजीयन एवं संचालन का वर्तमान मछली पालन नीति के तहत किया जाता है या छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों एवं उप विधियों के अनुसार सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है? माननीय अध्यक्ष। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी मांगा गया था उसमें एक एक बिंदुवार हमने जानकारी दिया है। इसके बावजूद जहां तक आप नीति के संबंध में जानकारी चाहे हैं तो हमारा जो नवीन मछली पालन नीति 2022 है वो अभी प्रभावशील है। उसी नीति के तहत अभी तक मछुआ सहकारी समितियों को और समूहों को प्रदाय किया गया है पट्टा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो परिशिष्ट के माध्यम से जवाब आ गया है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि जब सारी चीजें आप 2022 मछुआ नीति के तहत कर रहे हैं तो अभी जांजगीर में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि समिति का पंजीयन सदस्यता का संचालन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अनुसार आपके क्षेत्र में है, लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग मत उद्योग विकास समिति मर्यादित सरहर एवं अल्पसंख्यक मछुआ सहकारी समिति बलौदा का पट्टा का आवंटन किया है, जो मछुआ नीति के जो आपके तहत उनके खिलाफ है। यदि आपने वह कार्यालय पंजीयक संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक माननीय अध्यक्ष महोदय पंजीयन 2014/2450 द्वारा मत्स्य सहकारी समिति पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार नियम विरुद्ध, क्योंकि क्रम से बलौदा में 7 परिवार से 14 सदस्य एवं सरहर में 4 से 8 सदस्य ऐसे हैं जो गैर मछुआ समाज के हैं और ये अल्पसंख्यक है, मतलब पूरे परिवार उनके मछुआ समुदाय से संबंधित नहीं, उसको आपने पट्टा आवंटित कर दिया है। और 39 साल से जो समिति वहां पर पंजीकृत हैं वो आज तक मछुआ सहकारी समिति बलौदा 39 वर्ष समिति उसे नहीं मिला है। और यदि उन लोग मांग किए तो माननीय अध्यक्ष महोदय उस समिति के और उस समुदाय के, हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। FIR 21 लोगों के ऊपर। मांग हम करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये सरकार आप चाहते हैं, मैं यही चाह रहा हूं कि यदि निषाद जी लड़ाई लड़ते हो लेकिन पढ़ तो देख देख के रहे हो, देख देख के पढ़ रहे हो। नियम अधिनियम तो बताना पड़ेगा ना। आपको अपने समुदाय की समस्या ही नहीं मालूम है। अरे समस्या मैं बचपन से वही काम कर रहा हूँ, बचपन से वही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है निषाद जी समुदाय की समस्या। आप प्रश्न कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मछुआ सहकारी समिति को छोड़ के गैर मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता क्रम में डालकर आवंटन किए हैं तो क्या ऐसे अधिकारी जो दोषी पाए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो पात्र हैं उनको ये तालाब आवंटित करेंगे क्या? चलिए अध्यक्ष महोदय, जहां तक समिति के अवैध होने की बात आपने किया है, ये समितियां तो अभी तक वैध हैं
रही बात कि उसमें कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जांच भी समिति के द्वारा पहले भी माननीय वहाँ के स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से जो शिकायतें आई थी उसके आधार पे जांच हुई है, जांच के रिपोर्ट आए हैं। उसमें भी इन्होंने बताया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके बावजूद मुझे लगता है कि इसमें कुछ और हमें जांच करने की आवश्यकता है। हम उसके विधिवत हम जांच करा रहे हैं समिति के माध्यम से। चलिए, क्या जांच करा रहे हैं बता और दीजिए। जो भी माननीय- जांच में जो तथ्य आएंगे माननीय आप अध्यक्ष, जांच तथ्य क्या के चाहते आधार हैं पर- उतना बताइए। मैं तो तथ्यों सीधा के चाहता हूँ आधार एक पे विधानसभा की समिति बने या उस समिति में मुझे शामिल करें, मैं उनके साथ बैठूंगा और जो भी क्योंकि संबंधित विभाग के जिसने जांच किया और जो जिसको पट्टा मिला वो स्वयं लिख के दिया है कि मैं अपने निजी उपयोग के लिए अपने बहन के नाम से भी पट्टा जारी किया हूं, उसके नाम से एनओसी जारी किया हूं। जांच और के माननीय लिए- अध्यक्ष महोदय, एक आपसे प्रश्न है जांच के लिए तो सहमत हो गए ना। जी। उसके बाद एक प्रश्न आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय कि ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है वो केवल 6 महीने तक वैलिड रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने के अंदर आपने संबंधित समिति को अगर पट्टा जारी नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो निरस्त हो जाता है। तो आपने 18 माह तक उसे स्टैंड रखा और 18 माह के बाद उसी समिति को आपने पुनः पट्टा आवंटित कर दिया। ये सबसे बड़ी विसंगति माननीय सभापति बताइए महोदय। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जहां तक तालाबों का मत्स्य आखेट के लिए जो आवंटन की बात कर रहे हैं आप, वो सीधे विभाग हमारे जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें कोऑपरेटिव अधिनियम के तहत प्रक्रिया के तहत संबंधित जो आवेदन करता है उनको जो प्राथमिकता है, जो मछुआ नीति है, उस नीति के तहत प्राथमिकता क्रम में हम उन्हें आवंटित करते हैं। और इसमें भी अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। चलिए मान जी। और वैसे भी मान जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे भी क्या बात- अध्यक्ष महोदय, मैं मौका ये दूंगा। प्रकरण ठीक। इस बारे में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रकरण चूंकि माननीय न्यायालय को भी गया था और बहुत सारे वहाँ ये न्यायालय में भी चल रहे हैं अभी। ठीक। ये न्यायालय वाला मैं अभी उल्लेख नहीं कर, केवल जो विभाग से होता है, विभाग के माध्यम से जो गलती हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संबंध में मैंने बात किया। और सीधा सीधा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके बावजूद वहां पे और भी तालाब हैं। अगर उस समिति को आप चाहते हैं कि किसी को उनको जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, न्याय नहीं हुआ है, तो उन समितियों को भी हम देने के लिए हम तैयार हैं, उनको हम आवंटित करेंगे। चलिए बहुत पर्याप्त संख्या में लेकिन वहाँ वो पे जो तालाब है तालाब। जो विभाग बाकी लोगों को एक करने मिनट, एक दीजिए। मिनट, आप ही का प्रश्न है। जो विभाग के अधिकारी के द्वारा लिख कर दिया गया है कि ये तालाब आपके जल क्षेत्र आपको दिया जाएगा, उस जल क्षेत्र छोड़ कर मतलब उस जल क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और संबंधित अधिकारी के द्वारा वो मछुआ समिति को धमकी दिया जाता है कि ये वाला छोड़ दीजिए, बाकी हम देंगे। तो जो 12 तालाब नहीं है, जो 6 महीने तक पानी रहता है और उसके बाद सूख जाता है, उसको हम लेकर क्या करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? हमको 12 तालाब भी उसके साथ चाहिए ताकि हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। सूखने वाला तालाब को लेकर हम लोग क्या करेंगे? तो ये आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, जो ठीक। माननीय विभाग के अधिकारी ने सम्मिलित किया था, जो लिख कर दिया था, उसे भी उसमें शामिल करें। और एक समिति जो आप बनाए उसमें मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मुझे शामिल करें और वहां पर फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बताओ, ये आप कहाँ गुंडरदेही के और जांच करने जाओगे? मैं जांच छापा पूरे प्रदेश का छत्तीसगढ़ निषाद समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का और समाज का नेतृत्व करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। विधायक के नाते मैं समाज के बारे में भी उतना ही सोचता हूँ जितना मैं अपने विधानसभा के बारे में सोचता हूँ। आप अपना प्रश्न करिए। छत्तीसगढ़ का अयोध्या भी जा भाई सकते यादव जी, माननीय मंत्री जी, आपका क्षेत्र नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है, आप सुनेंगे जी। जी। ये जो वन अधिकार अधिनियम 206 में जो अधिनियम बना है, उसमें वन क्षेत्रों के समस्त, आप हंस के उधर इधर देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, हमें आपको समझाना है मुझे। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन क्षेत्रों में जितने भी तालाब हैं वो अन्य विभाग को नहीं जा सकते। आपके विभाग के हैं, आदिवासी विभाग के हैं, और उसमें मछली पालन का अधिकार, जल का, जंगल का, जमीन, सबका अधिकार
वहां के रहने वालों को है। आपकी जो नीति बनी है नवीन मछली पालन नीति, उसको बनाते समय या टाइप करते समय एक शब्द आप भूल गए हो कि यह नीति वन भूमि क्षेत्र स्थित जल क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त जल क्षेत्रों में लागू होगा। ये होने के बाद हमारे आदिवासी भाई जो 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर वहां ठेके ले रहे हैं, उनको टेंडर करना पड़ रहा है, वो उससे मुक्त हो जाएंगे। आप आदिवासियों से न पैसे ले सकते, न उनको टेंडर दिला सकते, कुछ नहीं कर सकते। आदिवासी की जमीन पर जो जल क्षेत्र है वो सिर्फ आदिवासियों का है, मुक्त का है। जिस तरह आप तेंदुपत्ते या अन्य जितने भी पेड़ पौधे में टैक्स नहीं ले सकते, उसमें भी आप नहीं ले सकते। तो ये मछली पालन नीति 2022 में एक लाइन का संशोधन करने की जरूरत है, क्या आप करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस बारे में पिछली बार भी ये प्रश्न उन्होंने उठाया था। और अध्यक्ष महोदय, ये नीति कोई हमारे समय की बनी हुई नहीं है। तो हमारे समय की ये नीति यही जवाब आप उस समय भी दिए थे। तो ये नीति माननी है कि समय तो का ही बना हुआ। संशोधन मैं करने आगे की बढ़ रहा बात कर हूं, रहा मैं हूं। आगे नहीं। हमने नीति और बनाई, अध्यक्ष मान लो महोदय, हमसे चूक हो गई। आपकी मंशा के अनुरूप और आपने जो चूंकि इस बारे में प्रश्न उठाया है, पिछली बार भी ध्यान आकर्षित कराया था और तब से विभाग इसे काफी संवेदनशील इशू मानते हुए हम एक नई नीति की ओर हम अभी बढ़ रहे हैं और नया नीति हम ला रहे हैं। उसमें बहुत सारे कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं बहुत जल्द जो है इसमें नई नीति हमारे जब आ जाएगा तो इन सभी बातों को हम समाहित करेंगे। माननीय अध्यक्ष तो हमारा जो है उसको सम्मिलित कर लीजिएगा कि वन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अजय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी प्रशंसा करने का मन हो रहा था असल बात इसी प्रश्न में। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2022 की जो नीति उस समय के तत्कालीन छत्तीसगढ़िया बोलने वाले लोगों ने बनाई है, उसके एक पॉइंट और आपने जो बनाया था उसमें मैं एक लाइन बोल देता हूं। उसका कारण है आपकी 2022 की मछुआरा नीति में एक 1.5 को आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। 1000 से अधिक हेक्टेयर, 200 अधिक हेक्टेयर, पंजीकृत व्यवसायिक संस्था, कंपनी, फर्म, समूह, व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए आवंटित किया जाएगा। ये नई जोड़ी है आपकी नीति में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये समुदाय आधारित थी। बुश सरकार ने जब निधि बनाई उस समय निषाद जी कुछ नहीं बोल सके थे। ये प्रश्न मैंने उठाया था, हमने विरोध किया था इस नीति का, आप भी थे। एकमात्र एलाइड सेक्टर ऐसा है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग कर सकते हैं मत्स्य आखेट को, चाहे कितना भी बड़ा जल क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र का हो। तत्कालीन छत्तीसगढ़िया सरकार ने उसमें जोड़ दिया पंजीकृत व्यवसायिक संस्था, कंपनी, फर्म, समूह को। मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा, नई नीति में क्या सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के समुदाय को, उस समुदाय को प्राथमिकता दी जाएगी? यदि 10,000 एकड़ में भी यदि मत्स्य आखेट की उनकी क्षमता नहीं है तो उसकी क्या हम एम्पावरमेंट करेंगे उनकी और देंगे? ये बाहरी लोगों को मत्स्य आखेट की जो नीति छत्तीसगढ़ी सरकार ने बनाई है उसको आप निरस्त करेंगे क्या तत्काल और उनको प्राथमिकता देंगे क्या? ये बताइए। मत्स्य नीति पर ही है ये। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा में अभी वो मांग कर रहे थे 6 महीने भरा रहेगा, 6 महीने खाली रहेगा वाला। आपके समय में उसमें छूट का भी प्रावधान था, मैं पढ़ सकता हूं उसको, पट्टा राशि में राहत देने का। ठीक है ना, नीतिगत विषय है, मंत्री जी इस पे बोलेंगे। नहीं, निश्चित ही अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे विद्वान सदस्य ने प्रश्न सबका ध्यान आकर्षित कराया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि एलाइड सेक्टर में हमारे जो मत्स्य पालन विभाग है इसका बहुत महत्व है और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है। इन संभावना को देखते हुए हम व्यापक स्तर पर इसकी हम कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं। भारत सरकार की तमाम सारी स्कीम योजनाएं हैं
उस योजना के तहत भी हमें काफी सपोर्ट मिल रहा है। हम आगे बढ़कर माननीय के मंत्री जी, इसमें माननीय मंत्री जी, 2.5 साल हो गया और सारी समस्या का जड़ ये वही लाइन है जो मैं पढ़ा, वो भी मांग कर रहे थे कि बाहर के लोगों को दे दिया है अपने करके। तो आप इसमें कोई समयबद्ध 4-6 महीने में नई नीति ला देंगे ऐसा बोल दीजिए, तुरंत लाना है ऐसा नहीं है। 2.5 साल निकल गया है भैया, आप लाइए उसको, लोगों को एम्पावर कीजिए। नहीं, निश्चित ही अध्यक्ष महोदय, आप सबकी भावना के अनुरूप हम नीति लाइए। ला रहे हैं और उसको निश्चित ही छत्तीसगढ़ के हित नहीं, में, आवश्यक है। छत्तीसगढ़ियों ठीक के है। हित में माननीय अध्यक्ष, इसे हम एक लागू प्रश्न। करेंगे। नहीं, अब बता दिया एक प्रश्न मान्य अध्यक्ष, आपके एक छोटा प्रश्न सा। का नीतिगत जवाब दे दिया, इसमें कोई प्रश्न अब नहीं एक छोटा बनता। सा माननीय बहुत अजय चंद्राकर जल्दी की ले जो बातें आएंगे, थी। पॉलिसी में परिवर्तन होगा। श्री ललित चंदाकर, एक नहीं बस भाई, माननीय देखिए टाइम देखिए, 16 मिनट आपको दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो प्रश्न मैं पूछा था उस प्रश्न का जो जवाब आया है मेरे पास, उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और जो मेरे प्रश्न था उसको भी, प्रश्न को इधर उधर करके जो प्रश्न का जो मूल भाव था, भाव को ही पूरा चेंज कर दिए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, इस कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा में जो स्थित है, वहां प्रश्न पूछा गया था कि प्रोजेक्ट दूसरी किस्त के प्राप्त राशि से क्रय किए गए उपकरणों का उल्लेख परिशिष्ट पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ। इन उपकरणों में प्रथम दृष्टया माना गलत तरीके से भ्रष्टाचार दिख रहा है। माननीय मंत्री जी, आप देख सकते हैं क्रमांक 1 से 6 तक एक ही क्रम से क्रय किया गया है, जो कि जांच का विषय है। महोदय, इन उपकरणों के क्रमांक 7, 8, 9 जो कि कोटेशन के माध्यम से क्रय किए गए हैं, महोदय आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ भंडार क्रम आप नियम प्रश्न कर लीजिए ना, आप उसी का जवाब क्या चाहते हैं, प्रश्न कर लीजिए। तो मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, इसमें जो सही जवाब है वो दें। हाँ चलिए मंत्री जी, सही जवाब दीजिए। गलत मत दिया महाराज, ये भस्म हो जा। अध्यक्ष महोदय, अब सदन के अंदर तो हम सही जवाब ही दिए हैं। आपको इस जवाब से आपको कोई आपत्ति हो, कोई और तथ्य हो, तो आप लाइए, सामने लाइए, उस पे हम कार्रवाई करेंगे। राम विचार जी छेड़छाड़ नहीं करते, प्रश्नों में भी नहीं करते, बाहर भी नहीं करते छेड़छाड़। वो टिका देख के मरना है का छेड़छाड़ करके? प्रश्न खामे के अनुसार समस्त उपकरणों की सूची, खरीदार फर्म का नाम एवं गारंटी अवधि का जानकारी दें। किन उपकरणों की खरीदी भुगतान पूर्व में डेमो में से हुआ और किन की नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, संबंधित निविदा के बारे में जो भी प्रश्न किया गया है, उन प्रश्नों का हमने इसमें जवाब दिया है। और जहां तक तमाम सारे मशीनरी की बात है, ये सभी मशीनरी जो उपकरण परचेज हुए हैं, 1 से 6 तक के उपकरण जेम के यही बीट से जो शामिल थे, इसलिए एक ही कंपनी के L1 आया था, जिसे ये निविदा उन्हें दिया गया। माननीय मंत्री जी, इसमें 7, 8, 9 कोटेशन के माध्यम से किया था, जबकि पूर्व में है कि जेम्स के द्वारा खरीदी करना है। और इसमें जो उत्तर आया उसमें दिखता है कि जो मशीन जो खरीदी किए हैं वो एक ही दर से खरीदे, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें दिखाई देता है। अध्यक्ष महोदय, जो भी उसमें गड़बड़ी आप बता रहे हैं, आप लिख के दे दीजिए, और मैं समझता हूं कि उसके आधार पे हम फिर से हम जांच करवा लेंगे। चलिए, इसमें कहीं किसी को बचाने की कोई बात ही नहीं। ठीक। माननीय मंत्री जी, कुलपति जी द्वारा वहां इसमें जांच बैठाया गया और खुद ही उसमें जांच किए गए। जो प्रथम कमेटी जो बना गया था, उस कमेटी के द्वारा प्रथम जो खरीदी हुआ उसमें भ्रष्टाचार पाया गया, ऐसा प्रथम दृष्टि दिखता है और कुलपति ने भी कहा है। लेकिन दूसरी खरीदी भी जो हुआ
उसी कमेटी के द्वारा किया गया। तो ये जो पहले कमेटी जो भ्रष्टाचार में शामिल किया पाया गया और उसी कमेटी से फिर दूसरे बार जब खरीदी हुआ फिर उससे खरीदी किया गया, तो क्या ऐसे जो अधिकारी उस पर कार्रवाई होगा, जांच समिति, स्वतंत्र जांच समिति बनेगा? देखिए, जहां तक संबंधित निविदा के बारे में आपने जानकारी चाहा है, पहले के बारे में बताया कि उसमें गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी के बाद फिर से टेंडर हुआ, निविदा निकाला गया और निविदा में भी फिर से उसी को दे दिया गया। तो अध्यक्ष महोदय, ये सब तो उनके उस समय के निर्धारित जो निविदा निकाला गया था और उस निविदाकार ने उसमें L1 आया तो इसलिए उसी को मिला। और इसके बावजूद अगर इसमें मैंने पहले भी बता दिया है कि जिन विषयों की ओर आपकी आशंका है या आपकी आपत्ति है तो आप उसमें लिखित में आप लिख के दीजिए, हम विषय दे दीजिए मंत्री जी को, इन लोगों का हम जांच करा लेंगे। जांच के लिए तैयार हैं मंत्री जी, आप लिख के दे माननीय दीजिए। अध्यक्ष जी, आपके महोदय से एक बहुत संवेदनशील मामला है। इसी यूनिवर्सिटी से 100 अभी एक विज्ञापन निकला है 100 पदों का, और 100 पदों को जो विज्ञापन निकला है उसमें पूरे कानून को, सरकार के जो कानून उसको ताक में रखते हुए विज्ञापन निकाला गया है। उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी की पूरी आशंका है। तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, क्या इस भर्ती की प्रक्रिया को सरकार के जो कानून उनके हिसाब से कराएंगे? और यहाँ पे एक संबंधित वहां पे एक कर्मचारी है डॉक्टर मनोज गेंदले, जो मूल्य कार्य शिक्षण से है लेकिन ज्यादा वो प्रशासनिक काम करते हैं। 14 वर्ष से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर काबिज है। क्या इस पे कार्रवाई करेंगे मंत्री जी और स्वतंत्र जांच एजेंसियों से इसमें जांच कराएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, आप सबको मालूम है कि चूंकि ये विश्वविद्यालय का विषय है और सीधे हमारा उसमें अधिकार नहीं होता है। विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो हमें प्रदत्त जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम जो भी कार्रवाई हो सकती है हम उसे परीक्षण करा करके पूरे हम कार्रवाई कराएंगे। मैं माननीय ठीक है, बहुत जवाब आ गया। प्रश्न के संदर्भ में आपने कहा कि प्रश्न में छेड़छाड़ किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न में अवधि नहीं था और अवधि ना होने की वजह से वो अनिश्चित स्वरूप का था। उसको ग्राह्यता की परिधि में लाने के लिए उस अवधि को अंकित किया गया है, फलस्वरूप वो ग्राह्य हुआ है, नहीं तो ग्राह्यता की परिधि में नहीं आता, इसलिए उसमें ईयर मार्क किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जब शुरू से लाइवलीहुड जब शुरू हुआ था, राम विचार जी छेड़छाड़ के आरोप से बरी हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जब लाइवलीहुड चालू हुआ था उस यूनिवर्सिटी में, तब से पूछा गया था। तो लाइवलीहुड 21-22 में शुरू हुआ था, तो उसी समय से वो क्योंकि ठीक है उसमें डेट नहीं लिखा था, लेकिन मूल उसमें जो भाव लिखा हुआ था। ठीक है, भाव ठीक है। श्री दलेश्वर साहू जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उर्वरक के उपलब्धक के संबंध में है। अब इस संबंध में हमारे पूरे विधायक लोग श्री अटल श्रीवास्तव, पुंडूलाल मोहले, राम कुमार यादव, द्वारकाधीश, लखेश्वर बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल, अजय चंद्राकर, कुंवर निषाद, श्रीमती भावना बोहरा जी ने पूरे खाद के ऊपर चिंतन करके प्रश्न आंसर क्वेश्चन लगाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर कल इसी पर चर्चा हो जाती स्थगन पे, तो शायद इस मामला आगामी भविष्य में एक डिपार्टमेंट का क्लियर विश्वास हो जाता कि जैसे कि मेरे उत्तर में आपने उत्तर में बताया कि यूरिया डीएपी की पूर्ति सहकारिता क्षेत्र में 70 एवं 75% के आधार पर की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहूंगा, मेरे उत्तर में दिया है 70 से 75%, जबकि आपके लेटर है मेरे पास, गवर्नमेंट का लेटर है, आपका विभाग का पत्र क्रमांक है, जबकि आप आवंटन में सहकारिता क्षेत्र को 48% और निजी क्षेत्र को 52% दिए हैं। चाहो तो इस कागज को मैंने पटल में रख दूंगा, आपके ही डिपार्टमेंट से जारी पत्र है सभापति महोदय। तो ये विरोधाभास क्यों? जवाब में आप 70-75 की रेशियो है और आप अंदर से लेटर डालते हो कि इसको
48% और 52%। बोलो तो मैं पटल में रख देता हूं सभापति महोदय। और मैं जानकारी चाहूंगा कि ये विरोधाभास ऐसे उत्तर क्यों? एक तो आप अध्यक्ष महोदय, आप धन्यवाद दीजिए कि आपने इतना विस्तार से प्रश्न किया है, जिसमें करीब 300 पेज का उत्तर है, और उसमें तो हम अभी खोज रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं आप। अब जहां तक आप निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं भाई, अध्यक्ष महोदय, 13/7/26 की स्थिति में प्रदेश में कुल उर्वरक भंडारण 14,06,555 मीट्रिक टन हुआ, जिसमें सहकारिता क्षेत्र में 8,97,458 मीट्रिक टन, जो कुल भंडारण का 64% है। और अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में 5,09,098 मीट्रिक टन भंडारण हुआ, जो कुल भंडारण का 36% है। और आप कहां से आंकड़ा ला करके बात कर रहे हैं? सब प्रदेश को गुमराह करने का विषय नहीं है। हम पूरी तरह से अब सदन के समक्ष हमने उत्तर पिछले दिनों भी दिया है आपके स्थगन के उत्तर में, और आज भी पूरे प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को मैं सही उत्तर दे रहा हूं। चलिए, सही उत्तर अध्यक्ष दिए। महोदय, अब मेरे आप पास प्रश्न प्रपत्र करिए। है। मैं फोकटबाजी में भाषण नहीं करता। फोकटबाजी शब्द यूज मैं मेरे पास प्रपत्र है आप और तथ्यों पे आधारित उत्तर दे रहा हूँ। बोलिए। फिगर, आपका खाद का कोई कमी नहीं। आपने जो गलत तरीका से, जहां खाद की मांग नहीं है, जहां लक्ष्य नहीं है, जहां मैं आपको उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, जहां सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, जयपुर, कोंडागांव जैसे इलाका में लक्ष्य के विरुद्ध वहां 5 मांग रहे हैं, आप उसको 25 दे रहे हो। जहां 10 मांग रहे हो उसको 50 दे रहे हो। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री जी, आपको ये डिपार्टमेंट शायद समझ से बाहर है। अगर कल चर्चा करा लिए रहते तो शायद सारे लोग इस खाद के वितरण के संबंध में क्लियर पता चल जाता सभापति महोदय। भाई, आप ज्यादा चर्चा करा लिए, इसीलिए तो उधर चले गए। अध्यक्ष महोदय, ये आप क्या जो अन्य जगह में जो जहां मांग नहीं है, लक्ष्य के विरोध में आपने जो खाद भिजवाए हो, उनके आप जांच करवाएंगे क्या समिति के माध्यम से? मैं इतना चाह रहा हूं, आपको मजा आएगा सब मंत्री जी, आपको पारदर्शिता के आधार पे आपको क्लियर पता चलेगा। आप देखो, मार्केट भंडारण करता है, आप सहकारी समिति वितरण करता है, और आप लक्ष्य निर्धारित करते हो। आपका किसका कंट्रोल है सभापति महोदय? मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसको जांच करा देते कि कहां खाद, मैं बताऊंगा आपका खाद गया है, कौन से कंपनी को गया है, और आपके पास कंपनी का कंट्रोल ही नहीं है। वो बोलता है मार्केट जाने, एक डायरेक्टर बोलता है मार्केट बताएगा, आपका मार्केट बोलता है कि कृषि सहकारी समिति जाने का। तो ये करता कौन है? कंपनी में कंट्रोल किसका है, ये तो बताओ। और नहीं है तो मैं बताता हूं कि आपका खाद कहां गया है। मैं एक्चुअल पॉइंट बताऊंगा आपको, आप जांच करा लीजिएगा। देखिए, जहां तक आप आरोप लगा रहे हैं, ट्राइबल क्षेत्रों के बारे में हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो हमारे शेड्यूल एरिया है, वहां चाहे बस्तर का क्षेत्र हो या सरगुजा का क्षेत्र हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ की बहुत कम जो है समय पर खाद पहुंच पाता था। पहली बार हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन क्षेत्रों की आपूर्ति हमने पहले किया है, और इसलिए हमारी प्राथमिकता है अध्यक्ष महोदय। और बाकी जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ तो हमारा कमिटमेंट है ही है। यहाँ किसी प्रकार का, क्योंकि अधिकांशतः जो रेक पॉइंट है इन्हीं क्षेत्रों में है, और इसलिए यहाँ से उठाव में कोई दिक्कत नहीं होनी है, समय पर यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कंपनी के नियंत्रण की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है, आप इतने सीनियर नेता हैं, तमाम सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कि ये सब कंपनी के नियंत्रण यहां से नहीं किया जाता है। भारत सरकार हमें हम जो प्लान भेजते हैं, उस प्लान के तहत किन किन कंपनियों को यहाँ छत्तीसगढ़ में देना है, वो आवंटन वहां से होता है। अब हमें वो रेक पॉइंट, किस रेक पॉइंट पे किस कंपनी का वहां रेक लग रहा है, कौन सा खाद कहां पे आ रहा है, ये जब आने के बाद
हम यहाँ से प्लानिंग ठीक, करते हैं कि ठीक, किन पर्याप्त क्षेत्रों हो में गया। हमें पहले प्राथमिकता देनी है। सभा और पहले ये हो भी गया। नहीं होता था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमने इस मैं- बार व्यवस्था किया है अध्यक्ष महोदय, कि हम निवेदन है। छत्तीसगढ़ से यहाँ मुख्यालय से बता तो आदेश दिए। करेंगे मैं ये चाहता और हूं उसके कि- आधार पे हम किसानों को जो जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक अध्यक्ष हम वहाँ पे महोदय, खाद हम पहुँचाएंगे। अध्यक्ष आगे महोदय, जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाह रहा हूं कि गलत जगह जो खाद गई है उसकी तो जांच कराएंगे क्या? मैं इतने चाह रहा हूं, आप एक बार जांच तो करा लीजिए मंत्री जी। आपने गलत ढंग से, आपने जहां जरूरत नहीं है लक्ष्य के विरुद्ध में आपने अगर एक आध गुना ज्यादा हो तो बात अलग है, 1.5 2 गुना 4 गुना 50% से ज्यादा आप अगर किसी लक्ष्य के विरुद्ध में खाद देते हो, उसका जांच कराएंगे क्या सभापति महोदय? जांच का तो औचित्य ही नहीं क्यों है। औचित्य नहीं क्योंकि सब? आप जो तथ्य आप रख रहे हैं वो आपका तथ्य जो है गलत है। ये मेरे पास वो ये किसका तथ्य दस्तखत को है? तोड़ मरोड़ के आप रख रहे हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में आप अपडेट करिए अपनी जानकारी को और उस आधार पे आप प्रश्न करेंगे तो अध्यक्ष उसका महोदय, जवाब आप भूपेश- अध्यक्ष महोदय, भूपेश मैं बघेल निवेदन जी, चाहूंगा कि- क्रमांक 4 हो गया। अध्यक्ष महोदय, आगे आगे अब वो जवाब आ गया। अरे जांच करवा दीजिएगा अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल क्लियर है कि मैं औचित्य नहीं है बोल रहे हैं मंत्री जी। आप भूपेश जी, आप प्रश्न। आप बाद में ब्लैक में लाया जाएगा, ऐसा है औचित्य वही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तिल्दा नेवरा ब्लॉक के ग्राम अलदा, घुलघुल, देवरी के जमीन आवंटन का मामला है। इसमें कई विभाग हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गांव का मामला है तो जमीन का मामला है तो राजस्व विभाग हो गया, पंचायत का प्रस्ताव है मतलब पंचायत विभाग हो गया, आवंटन उद्योग विभाग ने किया है तो उद्योग विभाग भी है, और पर्यावरण स्वीकृति आपका है अंतिम। तो लेकिन मंत्री जी, पर्यावरण मंत्री जी से ये प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलदा गांव में जो जमीन आवंटन की बात हुई थी, ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव है उसमें 2 अतिरिक्त लाइन जोड़ी गई। इसकी शिकायत गांव वालों ने की और विभागीय 3 अधिकारियों के द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपी गई। जांच रिपोर्ट कब सौंपी गई और उस आधार पर एफआईआर कब किया गया और एफआईआर में किनका नाम है, ये कृपया करके बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्माननीय सदस्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस पूरे मामले में अनेक विभागों की भूमिका है, अनेक विभागों का कार्य इसमें सम्मिलित है। तो पर्यावरण विभाग की दृष्टि से मैं आपके बिंदु पर भी आऊंगा, बट पर्यावरण विभाग की दृष्टि से 2 स्टेज का परमिशन होता है। टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो जारी होता है वो एकदम शुरुआती होता है, और जो सेकेंड फेज होता है वो इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड का होता है। तो इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड जब जारी हो जाता है तभी कोई इंडस्ट्री अपना इंडस्ट्री लगाने का काम चालू कर सकती है, और इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड के पहले ग्राम पंचायत के प्रस्ताव जरूरी है। हमारे यहाँ जो नियम बने हैं उसमें वो जरूरी है। तो अभी इस उद्योग के संबंध में जिसमें सम्मानीय सदस्य ने प्रश्न किया है उस पे कोई इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड भी जारी नहीं हुआ है, उसके लिए उस कंपनी द्वारा कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है, और ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव इन्वायरमेंट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए हमारे बोर्ड के समक्ष तो कोई विषय आया नहीं। लेकिन सम्मानीय सदस्य ने जैसा कहा कि इस बारे में जब उनका प्रश्न आया आपके माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, तो हम लोगों ने पंचायत विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी। तो उसमें निश्चित रूप से शिकायत भी हुई थी कि लोगों ने गलत तरीके से लोगों ने उसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित किया है, ये शिकायत भी हुई थी। और एसडीएम के माध्यम से सीओ, जनपद पंचायत, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जैसा सम्मानीय सदस्य ने स्वयं कहा, 3 सदस्यीय कमेटी बनी, और कमेटी बनने के बाद उसने जांच किया है, और जांच करने के बाद एफआईआर भी उस पर दर्ज किया गया है। लेकिन जो जांच की गई थी सभा अध्यक्ष महोदय, वो 6 जून 2025 का है, मैंने भी जानकारी लिया था। और इसमें जो एफआईआर दर्ज हुआ है थाना में, तिल्दा नेवरा थाना में, वो 22 जून 2026 का है। ये 2 डेट है। नहीं, मैंने तो ये पूछा किनके खिलाफ, वो भी उत्तर दे दीजिए। जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी मैंने जानकारी थाने से मंगाई है, और थाने से जो प्राप्त जानकारी और ओवरऑल पंचायत विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है उसमें जो बिना नाम वाला जो एफआईआर होता है वो दर्ज किया गया है, और पुलिस इसकी विवेचना कर रही है।
अज्ञात से नाम से एफआईआर दर्ज हुई है। और क्योंकि उसमें ये जांच रिपोर्ट की भी प्रति यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें कहा गया है कि गांव जांच रिपोर्ट स्पष्ट कहता है अध्यक्ष महोदय कि वहां पर चर्चा की गई थी कि ये प्रस्ताव पारित नहीं करना है, इस तरह की बात जांच रिपोर्ट में दिखती है साफ तौर पर। लेकिन लास्ट में 2 लाइन प्रस्ताव पारित होने का लिखा गया है, ये भी जांच रिपोर्ट कहता है। तो उस 2 लाइन जो लिखा गया है जांच रिपोर्ट में, जो गलत तरीके से पाया गया है, उसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अज्ञात के नाम से। पुलिस विभाग के माध्यम से, थाने के माध्यम से इसकी विवेचना की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, आपने राजस्व विभाग के, गृह विभाग के, उद्योग विभाग के, सारे विभागों का जवाब आपने दिया और अपने विभाग में आज आपने संशोधित उत्तर दिया है। बचत विभाग के उत्तर तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन अपने विभाग में संशोधित उत्तर आपने दिया है और आपने मौखिक उत्तर में इसका उल्लेख भी किया है। जी, मेरा सवाल तो यह है अध्यक्ष महोदय कि ये कह रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि अज्ञात के खिलाफ सवाल उठता है कि जो पंजीयन रजिस्टर है पंचायत का, वो तो सचिव के पास रहता है, वो सरपंच के देखरेख में रहता है, तो अज्ञात कैसे? प्राथमिकी को सरपंच के और सचिव के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आप 1 साल से एफआईआर नहीं किया अध्यक्ष महोदय। 1 साल लगा प्रतिवेदन आने के बाद, उसके पहले और लड़ाई चलती रही, उसके बाद जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आया, उसके 1 साल बाद एफआईआर हुआ और एफआईआर हुआ तो वो भी अज्ञात के खिलाफ। तो भाई आप सरपंच को क्यों बचा रहे हैं, सचिव को क्यों बचा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो 2 कंपनी है जिसको अलाट हुआ है जमीन, वही तो लाभार्थी है, तो इनके नाम जब तक कि नहीं लाएंगे तब तक की जांच कैसे करेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान में ली है, तभी एसडीएम के आदेश पर पंचायत विभाग और राजस्व विभाग को जोड़ते हुए जांच कमेटी भी बनी है, जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जांच रिपोर्ट भी सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया है, सम्मानित सदस्य को दिया गया है और इस पे पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। और मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को, सम्मानित सदन को कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग इसकी विवेचना कर रही है और इस विवेचना में सरपंच अगर दोषी होगा तो सरपंच के खिलाफ का भी कार्रवाई होगी, अगर सचिव दोषी होगा तो विवेचना में आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी कोई किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विवेचना में जो आएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग इसकी विवेचना कर रहा है। बहुत हो गया, पर्याप्त नहीं आया मैं निवेदन कर कार्रवाई के लिए आपने जिस बिंदु को ध्यान आकर्षित किया था, एक प्रश्न और छोटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सही जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेसर्स बालाजी स्पंज आयरन लिमिटेड और मेसर्स अग्रसेन स्टील एवं पावर लिमिटेड, क्या इनको जमीन आवंटित हुई है और क्या उस जमीन के डायवर्सन हो गया है? चूंकि सारी शिकायतें हो गई है, थाना में एफआईआर दर्ज हो गया है, तो क्या मंत्री जी यहां घोषणा करेंगे, उस आवंटन को निरस्त करते हुए इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जमीन आवंटन के बारे में सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा है, तो जमीन आवंटन का काम राजस्व और उद्योग विभाग के माध्यम से होता है और जो भी इसमें विषय होगा, पर्यावरण की दृष्टि से मैंने कहा कि इन्वायरमेंट सेफ गार्ड जो जारी होता है, जब तक ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं आएगा इन्वायरमेंट सेफ गार्ड कभी भी किसी भी हालत में जारी नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे पूछा क्या आवंटन निरस्त करेंगे, क्योंकि आप पूरे सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व है और बहुत सक्षम मंत्री हैं, विद्वान मंत्री हैं आप, और आप आईएएस रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं, जानकारी है आपको। तो सबसे पहली बात, निरस्त करेंगे क्या? और पंचायत के सरपंच और सचिव और साथ ही ये दोनों उद्योग जो लाभार्थी है उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय,
जो भी नियम प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, जिस विभाग से भी संबंधित होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उस पर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई नियम एक साल लग गया अध्यक्ष महोदय, FIR कराने में हम जो भी गलत होगा आंदोलन किए, अध्यक्ष महोदय गाँव वाले आंदोलन किए तो FIR हुआ। सरपंच गलत किया होगा तो सरपंच के खिलाफ होगी। अंदर बांट किया जा रहा है 40 में, तो तीसरे होगी जो भी गलत जी के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन को गुमराह किया जा रहा है बार बार। आरोपियों को बचाना बंद करो, उद्योगपति को बचाना बंद करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़िया सरकार तत्कालीन का मुख्य रहते तो इस प्रश्न को पूछने में और मजा आता। रायपुर स्थित सेवाग्राम की वित्तीय भौतिक स्थिति में मेरा एक प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपको इसकी एक लाइन में बिना समय खराब किए पृष्ठभूमि बताता हूं। पिछली सरकार में लोक धन का कैसा दुरुपयोग किया गया, बिना किसी उसके आपको एक दो उदाहरण बता देता हूं। इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल NRDA में अब वो जैसे 700 लोगों की क्षमता बना रहे हैं तो उसका हॉस्टल बना है 350 लोगों का। वो कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, कोई नहीं जानता उसको। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी बना के उसमें 22 करोड़ रुपया खर्च कर दिए गए। वो कैसे चलेगी उसको भगवान नहीं जानता अभी। अब उसी क्रम में ये आया है, क्या बोलते हैं उसको, सेवाग्राम। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, सेवाग्राम के लिए आपने 129 करोड़ रुपये लगभग स्वीकृत किए, जिसमें 104 करोड़ रुपया व्यय हो गया। तो ये सेवाग्राम है क्या चीज? आपने लिखा ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा नहीं बताया। अब राम राज्य भी लिखा है इसमें आपने, तो राम राज्य कैसा था उसमें कल चर्चा कर लेंगे अपन। आज नहीं करते हो राम राज्य कैसा था उसमें। तो ये राम के नाच झंडा बजरंग बली रिसा है ओकर चोरी कर ले हुआ था। ये आपने लिखा है आजादी की लड़ाई, तो विजिटर प्लेयर्स हम कलाकार रहेंगे, तो कलाकार नेता प्रतिपक्ष जी भी हैं, वो रहेंगे कि वो यादव जी भी कलाकार हैं, वो दिलीप कुंवर सिंह निषादे सब कलाकार हैं। ये लोग तो व्यक्तिगत रूप से कलाकार हैं, आपके पूरा खानदान कलाकार है, पूरा खानदान। फर्जी कलाकार कौन है ये भी बता दीजिए। अजय जी, ये बात तो सही है, लेकिन उन खानदान के अमर लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। उन्हीं के छत्र छाया में आप पले बढ़े ले, उन्हीं का राजनीति सीखे। अभी प्रश्न किया था वो वासुदेव चंद्राकर के बाद और कलाकार बहुत सारे। महासिंह दाऊ का आपने क्या किया बता दीजिए, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं उसी भाई के। लक्ष्मण जी के लिए आप दोनों इस प्रकार बात करते रहेंगे, ये क्या उचित है? मंत्री जी बैठे हैं, आपको जो बोल रहा है आसंदी के माध्यम से बोलिए और कृपया प्रश्न करिए। आप प्रश्न में तो हमेशा विवरण बहुत हो गया, प्रश्न में आइए। ये सब खानदान में उलझ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप एक कलाकार हमारे अनुज शर्मा जी हैं, उनको तो आप कुछ ले नहीं रहे हैं मंत्रिमंडल में, कलाकार बन रहे हैं। खानदान का विषय आ रहा है पूरा, ये आपस में अलग से। ये तो कलाकारी की बात छोड़िए चंद्राकर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों के दोनों कलाकार हैं। नहीं, हम इसमें मैं खंडन कर देता हूं, हम रिश्तेदार नहीं है, पर उनके चाचा जी मेरे गुरु हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं। जी जी, उनके चाचा जी मेरे गुरु हैं। गुरु भाई हो गए। ये कैसा? आप भी उससे मिलिएगा डॉक्टर साहब, बहुत ऊंचे दर्जे के। चलिए प्रश्न में आइए। माननीय मंत्री जी, तो इसके अभिप्राय क्या थे, बनाने के उद्देश्य क्या थे, और इतनी राशि व्यय की गई, वो बाकी शेष राशि का क्या उपयोग होगा? और स्पेसिफिक जैसे मैं कुछ शब्द में, आपने फ्रीडम वॉक एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, तो राष्ट्र ये क्या है, इसका मतलब क्या है ये बताइए, थोड़ा समझाइए। राम राज्य की संकल्पना ये क्या है? राम राज्य माने आप कुछ भी लिख देंगे एक लाइन और उसमें राज्य का 125 करोड़ रुपया फूंक देंगे, ये तो अस्वीकार्य है। या तो आप एक दो कॉन्सेप्ट को बताइए, सदन जानना चाहते इस बात को, फिर मैं आगे पूछूंगा। या नहीं तो बाद में आप रखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, जिसके कारण राज्य का 125 करोड़ रुपया फूका गया, ये बताइए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है सेवाग्राम का, ये पिछली सरकार के समय का विषय है और उस समय ये बातें लिखी गई थी, ये कॉन्सेप्ट लिखे गए थे, जिसके अंतर्गत आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों तथा महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर की राम राज्य की संकल्पना को अक्षुण्ण रखने, भावी पीढ़ी को उन मूल्यों की जानकारी देना, ये सब लिखा गया था। बट ये कुछ बातें, कुछ लाइन लिखने के अलावा इस पर कोई कंक्रीट और कोई डॉक्यूमेंट पिछली सरकार के समय का फाइलों में निकलवाया नहीं मिला और बहुत सारे काम अधूरे भी पड़े हुए थे। जब हमारी सरकार आई, हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तो मैंने फिर उसको तत्काल जो भी आधा अधूरा काम था तो उसको पूरा कराने का तेजी से कोशिश की और काम तेजी से पूरा हुआ है। निश्चित रूप से इसमें आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, किस तरह संचालन होगा, इस पर कोई डिटेलिंग कुछ नहीं था, लेकिन हमने इसको ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि देश के ख्यातिलब्ध जो संस्थान है, चाहे नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित चित्रकूट में संचालित संस्थान है या श्री श्री रविशंकर जी द्वारा संचालित संस्थान है, इस तरह के संस्थानों को भी हम अलग अलग 10 प्रकार के संस्थानों को कांटेक्ट अभी उसमें आया नहीं हो मानने जी कि इसमें कैसे संचालित करेंगे, मैं कहा उस दृष्टिकोण से अब अच्छा उसका उपयोग हो, ये कोशिश नहीं। कर रहे हैं। मेरा विषय इसमें यह है, मैंने 2 संस्थाओं का और नाम लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, उसमें पैसे खर्च कर दिए गए 49-50 करोड़ रुपया। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कौन चलाएगा, कोई सेटअप नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी में 27 करोड़ रुपया फूंक दिया गया, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कोई सेटअप स्वीकृत नहीं। सेवाग्राम में 129 करोड़ में 104, 1 अरब से ऊपर राशि। कॉन्सेप्ट पेपर में कोई लाइन नहीं, क्या गांधी माने राम राज्य है, माने कोई कॉन्सेप्ट पेपर, कोई दृष्टिकोण, दस्तावेज, कुछ नहीं। तो इस तरह से क्या आउटसोर्सिंग करने के लिए हमने 200 करोड़ रुपये से ऊपर को खर्च कर दिया? क्या ऐसा पर आप वित्त मंत्री हैं, इसलिए मैंने एनआरडीए के भी हैं, क्या ऐसी राशि खर्च की जा सकती है कि बिना कॉन्सेप्ट पेपर के, बिना सेटअप के, बिना कोई उसके दृष्टिकोण के इतनी राशि खर्च कर दी गई? उसके चलाने के कुछ सिस्टम अभी तक तय नहीं। मैं तीनों संस्थाओं के नहीं है, मैं तो आप प्रश्न एक ही में। तो क्या ये अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, ये बताइए। बिजनेस रूल के खिलाफ है कि नहीं है, ये बताइए। वित्तीय जो बजट अधिनियम है उसके खिलाफ है कि नहीं है, ये बताइए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और संस्था का जैसे कि सम्माननीय सदस्य ने जिक्र किया, इंटरनेशनल स्कूल का, वो भी काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला प्रोजेक्ट रहा है, वो भी पिछली सरकार के समय का ही है और उसका भी कैसे संचालन होगा, जैसे सम्माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, वो निश्चित रूप से बड़ी चिंता है। और जब भी हम सरकारी बजट का प्रयोग करते हैं, जब भी हम लोक धन का उपयोग करते हैं, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे आए, आउटकम कैसे आए, उस दिशा में हमको सोच करके करना चाहिए। और नियमों में भी इस तरह की बातें निश्चित रूप से हैं। तो हमारी सरकार आने के बाद चाहे सेवाग्राम हो, आप कैसे चलाएंगे मैं बाद में पूछूंगा। आपने स्वीकार किया लोक धन में आउटकम का ध्यान रखा जाता है। मैंने वही पूछा कि आपके बजट अधिनियम में, आपके बिजनेस रूल में, आपके 200 करोड़ रुपए में इसी 129 करोड़ रुपए मान लीजिए ये खर्च कर दिए गए बिना किसी योजना के, तो इस पर कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है? किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ, ये मैं पहले जानना चाहता हूं, फिर आप संचालन कैसे करेंगे उसको पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी इस दिशा में है सम्मानीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, मुझको नहीं, इसको प्रदेश जानना चाहती है। 200 करोड़ रुपया किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के में नहीं खर्च किया जा सकता, किसी की इच्छा सम्मान करने के लिए लोक धन नहीं है। आप बताइए, अभी आपसे आग्रह है, आप बता सकते हैं कि ये अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, और जिम्मेदार अधिकारी या लोक सेवक जो भी रहे कोई कार्रवाई करेंगे क्या ऐसे दुरुपयोग में? माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रोजेक्ट जो सम्मानीय सदस्य ने चिंता जाहिर की, गिराया मैं एक आपके बाहर है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी जी, 3 प्रोजेक्ट की चर्चा की है सम्मानीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय। तीनों के तीनों पिछली सरकार के समय के विषय हैं और मैं निश्चित रूप से, मैंने जैसा कहा कि जो भी नियम कानून उपलब्ध है मैं सम्मानीय सदस्य को भी करा दूंगा। और निश्चित रूप से कोई भी लोग धन का व्यय करते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोकहित उससे सुनिश्चित होना चाहिए। पिछली सरकार के समय क्या सोचकर उसको बनाया गया, क्या सोचकर किया गया, वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उसका बेस्ट कैसे उपयोग हो सकता है। हमारी सरकार के अलग अलग विभाग उस पर जरूर प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूल का संचालन होना है। माननीय, आप ठीक बोल रहे हैं, मेरा ध्यान आप चलाएंगे, चलेगा, वो सब चीजें ठीक है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, सिर्फ उसको बता दीजिए
कि क्या बिना सेटअप, बिना योजना, बिना किसी उद्देश्य के एक नाम में सेवाग्राम बने गए, इसमें 200 करोड़ रुपया किन नियमों के तहत, मैं उन नियम को मेरे को उपलब्ध क्यों कराएंगे? आप तो ज्ञानी हैं, मैं भी ज्ञानी मानता हूं आपको, मजाक में नहीं बोल रहा हूं मैं सदन में। तो उसमें क्या कार्यवाही बनती है जिम्मेदार लोगों के ऊपर? आपका बजट अधिनियम क्या बोलता है उसमें? आपके सिस्टम क्या बोलते हैं? बिजनेस रूल बोला कि हम सेवाग्राम बनाएंगे, 200 करोड़ रुपया जनता फूंक दिया हमने स्कूल में और उसमें, और कहेंगे कि नियम हम बाद में बताएंगे। तो हाउस किस लिए है, विधानसभा किस लिए? इसीलिए है कि आप जनता के सामने ये आए और इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में मत हो। शासन जनता की इच्छाओं का सम्मान करे, किसी एक व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करना शासन नहीं है। तो इसको सुनिश्चित करेंगे क्या आप? ये बताइए। जांच और सुनिश्चित कार्रवाई के भविष्य में ये न, यदि नियम में नहीं है तो इसको सुधारा जाएगा। ये कुछ कांक्रीट घोषणा कीजिए। जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वेच्छाचारिता, एक व्यक्ति के स्वेच्छाचारिता, ये सब बातें आ रही है। आप स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं इसमें? है? आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। मैं अध्यक्ष की अनुमति से ही बोल रहा हूँ। मैं अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। भाई मैं अध्यक्ष से अनुमति लिया, मैं अध्यक्ष बोल रहा महोदय हूँ। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा उत्तर आ जाए। और अध्यक्ष मैंने से किसी का अनुमति नाम से नहीं खड़ा लिया, हूँ। किसी के ऊपर आरोप नहीं आपसे लगाया। अनुमति नहीं लगा- मैं तो लिया। बिजनेस रूल पूछा, मैं तो नियम प्रक्रिया पूछा। स्वेच्छाचारिता कोई असंसदीय भी नहीं है यदि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इतना ये ज्यादा ज्ञान होने बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। अरे आपके ज्ञान को तो प्रदेश भुगत रहा है 200 करोड़ को, मेरे ज्ञान को छोड़िए। आपको वही जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको स्मरण दिला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद मैं किसी और से और किसी प्रक्रिया में आगे स्पष्टीकरण दे। और मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। खड़े किस प्रक्रिया में? मेरा प्रश्न चल रहा है, मेरा प्रश्न चल रहा है, फिर खड़े किस प्रक्रिया में? मैं अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हूँ और अध्यक्ष ने अनुमति दी है। खड़े होते हो तो बार बार आप कौन होते टोकने वाले? अब आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूँ। मैं भी उसी तरफ देख के बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए आप रहने दीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी होकर कका गुरुरी से अब वो हो गए दुश्मन शुरू हो गए। वाह। नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा प्रश्न चल रहा है। अजय जी अब जवाब सुनिए। आप जवाब सुन लीजिए। आपको भी खड़े नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हम लोग कभी इनके प्रश्नों पर खड़ा हो जाए तो इनको आपत्ति हो जाती है। बैठिए, कृपया बैठिए। आप जवाब खड़ा हो जाते बार बार। भूपेश जी कृपया बैठिए। माननीय अध्यक्ष चलिए महोदय, जवाब आ जाए। प्रश्न बहुत देर हो गया, जवाब दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी मैंने स्पष्ट किया है कि जो भी सारे रूल्स मैं सम्मानित सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और बिजनेस रूल के जो भी वायलेशन होंगे उसको भविष्य में भी कोई दूसरी सरकार भी ना करे, इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो, इस तरह गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसका बेहतर संचालन कैसे हो, जैसे स्कूल की बात आई है, शिक्षा विभाग का वो प्रोजेक्ट था, एनआरडीए उसमें एजेंसी थी, तो स्कूल शिक्षा विभाग भी उसकी चिंता करेगा। सेवाग्राम कैसे अच्छे संचालित हो उसकी चिंता एनआरडीए करेगा। टेनिस एकेडमी की भी बात आई है, उसकी चिंता खेल विभाग करेगा। अच्छे तरीके से संचालित करके ज्यादा से ज्यादा लोकहित में आउटकम आए, परिणाम आए, इसकी जरूर चिंता करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी एक लाइन ये बोल रहा हूं कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना सेटअप, बिना उद्देश्य, बिना कार्य के भविष्य में नियम में ऐसा प्रावधान करेंगे कि इस तरह की राशि व्यय न की जा सके। ये करेंगे क्या? निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य का जो कंसर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकधन का सही उपयोग होना चाहिए और इस संबंध में कोई भी प्रोजेक्ट पूरी स्पष्ट कंक्रीट प्लानिंग के साथ आए, इस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे और जरूर स्टेप लेंगे। अब आप किसी को भी मौका दें, मुझे आपत्ति नहीं माननी। बीच में किसी का भी खड़ा हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी महोदय जी, मेरा एक प्रश्न था स्वामी आत्मानंद विद्यालय की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के वेतन भुगतान में, तो मुझे संतुष्टिजनक उत्तर मिल चुका है। इसमें मुझे प्रश्न करने की धन्यवाद। औचित्य नहीं। क्रमांक 7 श्री राघवेंद्र कुमार सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल ज्ञान भारतम अभियान के दायरे में पूछा था
उसमें मेरा मंत्री जी से एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि क्या ताम्रपत्र भी इसमें इसके दायरे में आता है या सिर्फ पांडुलिपि से ये संबंधित है? राजेश जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ताम्रपत्र पांडुलिपि की श्रेणी में नहीं आता था, लेकिन मल्हार का जो ताम्रपत्र है, जो सबसे पहले 1987 में जुनवानी में कृषकों को प्राप्त हुआ था, जो कि डॉक्टर अहमद हसन खान ने इसे कृषकों से प्राप्त कर 18 जनवरी 88 को मल्हार निवासी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री रघुनंदन प्रसाद पांडे को दिया। उस समय ये पांडुलिपि की श्रेणी में नहीं आया था, लेकिन बाद में अभी इसको केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसको पांडुलिपि की श्रेणी में लिया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसकी चर्चा की। मेरा वही अगला सवाल था आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपके जवाब में आया है कि 2005 में इसको प्रकाशित किया गया, 1987 में इसकी खोज हुई और ये ब्राह्मी और भाषा संस्कृत में है। ये आपके विभाग के जवाब में आया है। लेकिन जैसा कि आपने उल्लेख किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने ये कहा कि ये ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में इसकी खोज हुई एवं ये ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। आप जवाब दे रहे हैं कि ये 87 में खोजी गई और ये संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में है। और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसमें ब्राह्मी और पाली भाषा है, आप जवाब में दे रहे हैं कि ब्राह्मी और संस्कृत भाषा है। तो विभाग गलत कह रहा है या वहां पर गलत जानकारी दी गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या जो उन्होंने कहा है विभाग उससे अलग कैसे जानकारी दे रहा है? अच्छा प्रश्न है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। मैं आपको मंगा के अभी नहीं, मंगाने की बात ही नहीं है। ये AIR का डॉक्यूमेंट है, इसमें साफ लिखा गया है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। आपका विभाग जवाब दे रहा है कि ये ब्राह्मी में एवं संस्कृत में लिखी गई है। तो विभाग प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट या उसके अलावा गलत जानकारी कैसे दे रहा है, इसका जवाब आदरणीय मंत्री जी देते हैं। मैं इसका परीक्षण करा ले रहा हूं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संवेदनशील मामला है। जो पूरे देश को एक बात बताई जाती है उसको हम सब मानते हैं और विभाग उसके विपरीत जवाब दे रहा है। विभाग कह रहा है कि ये खोज 87 में हो चुकी है। अभी ये वहां पे जिसने भी जानकारी दी होगी, सन भी गलत बताया गया है, भाषा भी गलत बताई गई है। मन की बात में AIR में ये डॉक्यूमेंट आया है और उसके बाद जो विभाग यहां जवाब दे रहा है वो सन भी गलत बता रहा है और छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और मन की बात में बताया गया है कि ये ब्राह्मी और पाली में लिखी गई है, दोनों अलग है। मैं इसकी जांच मंत्री जी आप ये बता दीजिए कि कौन गलत बोल रहा है, आपका विभाग कि माननीय प्रधानमंत्री जी? मैं चूंकि जानकारी नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी गलत नहीं बोलते, डिपार्टमेंट वाले गलत बोल रहे हैं। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री जी जो बोल देंगे, लकीर के फकीर हैं, उपलब्ध उसमें जाना ही है, उपलब्ध करा देंगे। अभी मेरे को जिसने गलत जानकारी दी है उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। श्री राम कुमार यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समय बहुत कम है, मैं बस यही कहना चाहता आपके माध्यम से मंत्री जिला चंद्रपुर चंद्रहासिनी मंदिर में देश विदेश के घूमे में आते, आज तक वहाँ 2 साल में 2 रुपया आप पर नहीं करे हा। आज वहाँ काम सुकृति करिए का माँ चंद्रहासिनी के मंदिर के में। बिल्कुल, चंद्रहासिनी मंदिर के साथ साथ बगल में जो एक मंदिर है नाथलदाई, दोनों के DPR बनत है और बहुत जल्दी अच्छा व्यवस्था करल जाही। मंदिर के बाहर जो चौक है, वो मंदिर के बाहर जो चौक है ओला भी यही में शामिल करके
माननीय पूरा अध्यक्ष जी, सौंदर्यीकरण करल जाए। वहाँ पर मरीन ड्राइव स्वीकृति हो रही से, चूंकि महानदी के खड़ में बसे चंद्रहासी माँ निरस्त हो गए, निरस्त हो गए, ऊहू लाभ जो है पूर्ण स्वीकृति दिया का नहीं कर पाई हमारी सरकार करी चिंता डीपीआर बना है और बहुत अच्छा वहाँ कार्य करल जाही। प्रश्नकाल समाप्त। बैठिए। पत्रों का पटल पर रखा जाना।